नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि आपकी स्टडी जारी रखने के लिए हम भी अथक प्रयास कर रहे हैं और आप भी अपनी स्टडी जारी रखने के लिए अथक प्रयास कर रहे हो। आप लोग जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको लाभ मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो आपका टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का, जो एग्रीकल्चर का टॉपिक था। एग्रीकल्चर का जो अगला लेसन, अपना 9वां लेसन था, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आपकी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अगला टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, तो हमने क्या कर लिया था पिछले वीडियो में, पौधे लगाते समय सावधानी, पौधे लगाने की विधियाँ, और आपकी हो गई थी रेखांकन हो गया था आपका कंप्लीट। और इसके बाद में हमने पढ़ लिया था कि गड्ढे तैयार करना, गड्ढों की भराई। इसके बाद में हमने पढ़ लिया था कि आपके पौधे लगाने का समय हो गया था। समय के बाद में हमने पढ़ लिया था पौधे लगाना, प्लांटिंग की जो क्रिया होती है, अंतराल पढ़ लिया था। और उसके अंदर कुछ सावधानियाँ भी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? सावधानियाँ। अब हमने पौधा तो लगा दिया है, और पौधा लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। और देखभाल आपको पता ही है कि एक पौधे की देखभाल आपको कैसे करनी है, वो आप जानते हो। क्योंकि नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। एक छोटे बच्चे की जितनी देखभाल होती है उतनी देखभाल किसकी होती है? आपकी जो नवोद्भिद पादप होता है उसकी भी उतनी देखभाल करनी पड़ती है। यदि इतनी देखभाल नहीं करते हैं तो पौधा क्या हो जाता है? आपका नष्ट हो जाता है। क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं वो नाजुक होते हैं, और नाजुक होते हैं तो आपको पता है उनकी देखभाल भी हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं हम देखभाल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो स्वयं केयर करने लग जाते हैं। तो जैसे ही पौधे बड़े हो जाते हैं हम ध्यान देना कम कर देते हैं, जबकि छोटे पौधे होते हैं उनके ऊपर हमें ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। तो देखो इसके अंदर पौधों की सामान्य देखभाल। क्या रे? कौन सी भाल? देखभाल। कौन सी भाल रे? देखभाल। देखो आपका जो ये माध्यम है, इस माध्यम में ना ही तो आप हमसे कनेक्ट हो पा रहे हो, ना ही हम आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। एक हमारा जो यूट्यूब हमारा जो साथी है उसके माध्यम से हम क्या एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। जैसे मैं आपको वीडियो बना देता हूँ, आज मिलता है कल सुबह, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम दूसरे दिन कनेक्ट हो रहे हैं, और दूसरे दिन कनेक्ट होते हैं तो जो आपका बातों का वार्तालाप है वो नहीं हो पाती है, और वो नहीं होने के कारण आपके अंदर थोड़ी रुचि का अभाव होगा। मैं इस रुचि को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रुचि आपकी बनी रहे इस वीडियो में, और इस वीडियो में बनी रहे तथा हमारी जो समझाने की प्रक्रिया है वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ सको इस चीज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सको। तो यहाँ पर अपना चल रहा था पौधों की सामान्य देखभाल, और पौधों की सामान्य देखभाल में सबसे पहला पॉइंट जो आता है आपका, वो आता है सिंचाई का। किसका आता है? सिंचाई का। और आप सब लोग जानते हो कि सिंचाई किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार सिंचाई के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पौधों की देखभाल कर सकते हैं। यदि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे है कि जो सिंचाई है, सिंचाई में हम क्या करते हैं, पौधों को जल उपलब्ध करवाते हैं। क्या उपलब्ध करवाते हैं? जल उपलब्ध करवाते हैं पौधों को। और पौधों को जल उपलब्ध करवाते हैं, इसका मतलब आपको पौधों को जल उपलब्ध क्यों करवाना है? क्योंकि आपको पता है कि लगभग 95% पौधा किसका बना होता है? जल का बना होता है। यहाँ पर क्या होता है, पौधे में जल की मात्रा अधिक है तो हमें जल की मात्रा उपलब्ध करवानी पड़ेगी। और पौधों में जल की मात्रा उपलब्ध करवाने के लिए हम कौन सी सुविधा अपनाते हैं? आपका सिंचाई की प्रक्रिया अपनाते हैं। आप सब लोग जानते हो कि पौधे में सिंचाई अति आवश्यक अंग होता है। क्या होता है? अति आवश्यक अंग होता है। और फिर बात करते हैं कि नवोद्भिद पादप है तो उसके लिए सिंचाई और भी अति आवश्यक होती है। जैसे मान लो छोटा बच्चा, यदि आप पानी नहीं पिलाओगे तो वो बीमार हो जाएगा, जबकि बड़े व्यक्तियों को, आपको, मुझे पानी न भी दिया जाए
तो भी हम क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए बीमार नहीं होते हैं, थोड़े समय के लिए बीमार नहीं होते हैं या जल्दी से बीमार नहीं होते हैं। जबकि आपका छोटा बच्चा क्या हो जाएगा, जल्दी से बीमार हो जाएगा। तो क्या कारण क्या है कि छोटे जो पौधे होते हैं वो जल्दी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि धूप के कारण वो सहन नहीं कर पाते हैं। हम तो क्या है कि इस चीज़ को सहन करते करते इतने बड़े हो गए हैं, तो हमारे अंदर तो क्या आ गई है, अनुकूलता आ गई है। जबकि छोटे बच्चों में इस प्रकार की अनुकूलता नहीं होती है। तो आपकी जो सर्द ऋतु है, देखो सबसे पहले तो सिंचाई कैसे करनी है कि पौधे लगाने के तुरंत बाद क्या करनी है, सिंचाई करनी है। क्या करे, तुरंत बाद सिंचाई करे। पहला काम तो ये हो गया सिंचाई का। फिर इसके बाद में यदि इसी के अंदर हम बात करें तो सर्दियों में, फिर इसके बाद में सर्दियों में क्या करते हैं, सिंचाई। सर्दियों में कैसे करते हैं, सर्दियों में सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। अंतराल पर क्या करते हैं, आपकी सिंचाई करते हैं। कितने दिन के अंतराल पर, 10 से 15 दिन के अंतराल पर। ये आप चाहे से आप नया पौधा लगा रहे हो या आपका पुराना पौधा हो, तो उसमें भी आपको क्या करनी है, सिंचाई की जो प्रक्रिया है वो कैसे रखनी है आपको। सर्द काल है या शीत ऋतु है तो उसमें आपको कितने दिनों के अंतराल पर क्या करनी है, सिंचाई करनी है। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है। ये बात अलग है कि कुछ पौधे होते हैं जिनको जल की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो उन्हें सिंचाई की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, तो सर्दियों में कभी कभार सिंचाई ना भी करे तो भी उनके लिए काम चल जाता है। तो अपवाद होते हैं, तो हर जगह मिल जाएंगे आपको अपवाद की बात नहीं कर रहा, ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं उन पौधों में, ठीक है, तो जिस वजह से उन्हें सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसके बाद में यदि ग्रीष्म ऋतु है, कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई। अब ग्रीष्म ऋतु में आपको पता है कि तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है आपका कि जल का वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है। मृदा से भी जल वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी, और जो वाष्पीकरण की दर होती है वो ज़्यादा होने के कारण उसमें जल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए आपको 7 से 10 दिन के अंतराल पर लगभग एक सप्ताह, औसतन एक सप्ताह के आसपास क्या करना है, 7 से 10 दिन के अंतराल पर क्या करनी है, आपको सिंचाई करनी है। या आप नोट लगा कर लो या कुछ स्टार लगा कर लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये सिंचाई फिक्स है। ये सिंचाई क्या है, फिक्स है कि आप फसलों में सिंचाई करो तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर, किसमें, सर्दियों में, क्योंकि वाष्पीकरण की क्या होती है, दर उसमें कम होती है, जबकि इसमें गर्मियों में वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होने के कारण जल क्या होता है, वाष्पित ज़्यादा हो जाता है, और वाष्पित होकर क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है। तो 7 से 10 दिन के अंतराल पर क्या करनी है, ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई करनी है। अब एक ऋतु आपकी और बच गई, वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु बच गई, वर्षा ऋतु बच गई। तो वर्षा ऋतु की हम बात करते हैं, तो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में सिंचाई, वर्षा ऋतु में क्या रे, सिंचाई, ठीक है। वर्षा ऋतु में सिंचाई करते हैं वर्षा न होने की स्थिति में, वर्षा न होने की स्थिति में, वर्षा न होने की स्थिति में क्या करते हैं, हम केवल सिंचाई करते हैं और सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है स्थिति में, ठीक है। वर्षा न होने की स्थिति में क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, अन्यथा सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो पूरे वर्ष भर हमने सिंचाई की कि नहीं की। देखो शीत ऋतु या सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर, ग्रीष्म ऋतु में हमें 7 से 10 दिन के अंतराल पर, और वर्षा ऋतु में आपको पता ही है कि वर्षा होती रहती है वैसे तो, और ना हो उस स्थिति में हमें क्या करना है, आपको सिंचाई करनी है, अन्यथा सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे होते हैं कुछ लोग तो क्या करते हैं, वर्षा हो रही है फिर भी आप सिंचाई देते हैं, तो वो आपकी गलत चीज़ है। आपका पानी भी वेस्ट हो रहा है, आपके यंत्रों की घिसाई भी हो रही है, इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, पौधे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हो। वो अपने हिसाब से तो सोचते हैं कि पौधों को लाभ हो रहा होगा, लेकिन अति जल, देखो अति कोई भी चीज़ होती है, अति का मतलब ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है तो वो हमेशा ही क्या होती है, हानिकारक होती है। तो इस हानिकारकता को दूर रखो आप कि वर्षा ऋतु में आपको सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है।
ये तो हो गई आपकी सिंचाई की बात। किसकी बात हो गई? सिंचाई की बात हो गई। ये आपने क्या कर ली? सिंचाई कर ली। सिंचाई के बाद में आता है आपका खरपतवार नियंत्रण। किसका नियंत्रण? खरपतवार नियंत्रण। अब आपको पता है कि जो पौधे लगाते हैं तो पौधे का अंतराल क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। पौधे का अंतराल ज़्यादा होने के कारण खरपतवार नियंत्रण। देखो खरपतवार नियंत्रण, जैसे ही हम सिंचाई करेंगे, सिंचाई कैसे करते हैं आपको पता है कि आपके जो पौधे होते हैं उस पौधे, जैसे मान लो ये पौधा है तो इसके आसपास इतनी सी दूर में क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। जैसे ये पौधा आ गया आपका, इसके इतनी दूर में सिंचाई कर देते हैं। जैसे ये पौधा आ गया, इसके आसपास में इतनी दूर में सिंचाई कर देते हैं। तो आपकी जो बाकी खाली ज़मीन होती है तो यहाँ पर तो कुछ होता ही नहीं है, पानी की उपलब्धता नहीं होती है, तो खरपतवार तो उग नहीं सकते यहाँ पर। ठीक है, खरपतवार नहीं उगते हैं तो इसका मतलब आपको जो खरपतवारों का नियंत्रण यहाँ पे तो करना नहीं है, और आपका यहाँ पे खरपतवारों का नियंत्रण करना है। इस सेक्टर में क्या होंगे? खरपतवार उगते हैं तो इन खरपतवारों को आप हाथ से उखाड़ सकते हो या छोटी आपकी खुरपी आती है उसके द्वारा उखाड़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इस सेक्टर में यदि वर्षा हो जाती है तो उस समय क्या हो जाती है? यहाँ पर खरपतवार उगाते हैं तो उनको क्या कर सकते हैं? हम यंत्रों के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके अलावा आप खरपतवार नाशियों के द्वारा भी क्या कर सकते हो? खरपतवारों को नष्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं। देखो खरपतवारों का नियंत्रण करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि खरपतवार जितना पौधा जल ग्रहण करता है उससे कई गुना ज़्यादा पौधा क्या, जो खरपतवारों के पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? वाष्पीकरण की दर को बढ़ाते हैं, जिससे पानी की कमी होती है। साथ ही साथ आपको जो पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा, यानी कि जो खरपतवार होते हैं वो क्या कर लेते हैं? ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व अवशोषित कर लेते हैं और क्या करते हैं? पौधे के लिए क्या बना देते हैं? कमी बना देते हैं। तो इस वजह से खरपतवारों से क्या होती है? पौधों को हानि होती है। और आपको पता ही है कि यदि इस सेक्टर में खरपतवारों की संख्या ज़्यादा होगी तो कीट पतंगों को बढ़ावा ज़्यादा मिलेगा, जिससे पौधे को उस प्रकार से भी क्या होता है? कीट पतंगों से भी क्या होती है? पौधे को हानि होती है। तो यहाँ पर आपके सामने ये समस्याएं क्लियर हुई कि नहीं हुई? खरपतवार नियंत्रण की चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो यहाँ पर खरपतवार नियंत्रण कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपको पता है कि जो पौधे होते हैं, हम पौधे लगाते हैं तो आपकी जो फसलें होती हैं उनमें तो क्या होता है? 6 महीने की फसल होती है। उसमें शुरुआत में हम खाद और उर्वरक दे देते हैं तथा सिंचाई के साथ भी हम क्या कर सकते हैं? उसमें नाइट्रोजन यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, फर्टिगेशन की क्रिया कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? उनमें तो खाद और उर्वरक देते रहते हैं तथा 6 महीने के बाद में हम फसल कटाई करते हैं तो फसल अवशेष दब जाते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे खाद आते हैं वो भी क्या करते हैं? उसमें भूमि में मिला देते हैं। फसल अवशेष दब कर क्या करते हैं? सड़ गल कर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी क्रिया नहीं होती है। हम क्या करते हैं? पौधे को एक बार लगा देते हैं, कुछ वर्षों के लिए वो स्थापित हो जाता है स्थायी रूप से। तो उसमें खाद और उर्वरक देना पड़ता है, खाद व उर्वरक, खाद व उर्वरक। देखो खाद व उर्वरक की प्रक्रिया हमें क्या करनी है कि वर्ष में एक बार खाद और उर्वरक देना पड़ता है इसमें पौधों के अंदर। तो खाद और उर्वरक देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नाली विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये पौधा है, इसके चारों तरफ नाली बना लेते हैं, इनकी खाई खोद लेते हैं, उसमें खाद और मिश्रण, खाद का मिश्रण, आपके नाइट्रोजन फास्फोरस आदि का मिश्रण बनाकर क्या कर देते हैं? इसमें भर देते हैं और वापस से मिट्टी डाल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम खाद और उर्वरक जड़ों के पास पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और वर्ष में कितनी बार देना पड़ता है? वर्ष में एक बार। एक बार क्या करना है? खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? खाद व उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधे में क्या होती है? अच्छी वृद्धि होती है, और अच्छी वृद्धि होती है तो अच्छा ही क्या मिलता है आपको? उत्पादन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में देखो सिंचाई हो गया आपका। सिंचाई किस प्रकार करनी है? जैसे हम पौधा लगाते हैं तुरंत सिंचाई करनी है। सिंचाई करने के बाद में हमने खरपतवार नियंत्रण किया। खरपतवार नियंत्रण खुरपी की सहायता से, खरपतवार नाशियों की सहायता से क्या कर सकते हैं? खरपतवारों का
नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक का किस प्रकार आपको प्रयोग करना है, वर्ष में एक बार खाद उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार करना है ये भी आपको पता है। पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें खाद और उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद में देखो आपका देखो सिंचाई हो गया, खरपतवार नियंत्रण हो गया, खाद उर्वरक हो गया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके अंदर आपकी काट छांट की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, काट छांट की क्रिया। देखो काट छांट की क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है, काट छांट टर्निंग और पुंडिंग की, ठीक है। आपकी जो काट छांट की क्रिया होती है, काट छांट की क्या रे क्रिया होती है। और देखो काट छांट की क्रिया क्यों की जाती है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में हम क्या करते हैं, पौधे को एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं। देखो अब मान लो आपको पौधे को आकार क्या करना है, छोटा बनाना है, तो उनकी शाखाओं को क्या करना है, ज़्यादा लंबी बढ़ने नहीं देनी है, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है, पौधे का आकार छोटा हो जाता है और वो सघन हो जाता है। कैसा हो जाता है, सघन हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, सघन हो जाएगा तो इससे क्या होता है, आपका उत्पादन बढ़ेगा। सघन होगा तो क्योंकि शाखाओं की संख्या ज़्यादा होगी तथा आकार अधिक न होने के कारण आप आसानी से उसकी देखभाल कर सकते हो। तो इस प्रकार काट छांट की क्रिया करके आप क्या कर सकते हो, पौधे का आकार सीमित रख सकते हो, ठीक है। अब देखो आपका अगला जो टॉपिक आता है, काट छांट हो गई आपकी, खाद उर्वरक हो गया, खरपतवार नियंत्रण हो गया, सिंचाई हो गई, ठीक है। देखो हमने सिंचाई कर ली, सिंचाई के बाद में खरपतवार नियंत्रण किया, फिर खाद उर्वरक का प्रयोग किया, काट छांट किया, ठीक है। अब देखो आपके कुछ रोग और कीट लगते हैं। क्या लगते हैं, रोग व कीट लगते हैं, उनका नियंत्रण। रोग व कीटों का नियंत्रण, कीटों का क्या करना है रे, नियंत्रण करना है। क्या करना है, कीटों का नियंत्रण। रोग व कीटों का क्या करना है, आपको नियंत्रण करना है, ठीक है। देखो कितने पॉइंट हो गए आपके, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ठीक है, 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। रोग और कीटों का क्या करना है, आपको नियंत्रण करना है। अब रोग और कीटों का नियंत्रण क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी प्रकार का रोग लग जाता है तो वो पादप की वृद्धि को क्या करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है। पादप की वृद्धि के साथ साथ आपका जो फलोत्पादन होता है उसको भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है। इस चीज़ में इसमें वैसे कुछ ज़्यादा समझाने की चीज़ें तो है नहीं कि रोग और कीटों का क्या करना है, आपको नियंत्रण करना है, सिंपल सी बात है। और रोग और कीटों का नियंत्रण क्यों करना है, क्योंकि रोग और कीट होते हैं वो क्या करते हैं, पादपों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। और हानि पहुंचाने के साथ साथ आपके पुष्पों की कमी कर देते हैं, पुष्प कम लगते हैं। पुष्प कम लगेंगे तो आपका उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उत्पादन कम होगा तो हम क्या करेंगे, आपका आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। और आर्थिक हानि के सामने करने से बचने के लिए, आर्थिक हानि से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कीटों और रोगों का क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, ठीक है। किसका नियंत्रण करना पड़ेगा, रोगों और कीटों का क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। देखो आपका सिंचाई हो गया, खरपतवार नियंत्रण हो गया, खाद उर्वरक हो गया, काट छांट हो गई, फिर रोग और कीटों का क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। इसके साथ साथ पादपों को क्या करना है, आपको जो हार्मोन्स है उनका प्रयोग करना है। हार्मोन्स का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, पौधे को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हार्मोन्स का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, पौधे को अधिक प्रेरित कर सकते हैं। कैसे, जैसे हार्मोन्स का प्रयोग करके हम फूलों की जो सिटिंग है उसकी व्यवस्था को अधिक बढ़ा सकते हैं, फूलों की जो दर होती है उसको बढ़ा सकते हैं, तथा पौधे के अंदर यदि स्ट्रेस उत्पन्न करना है तो भी हम क्या कर सकते हैं, हार्मोन्स के द्वारा स्ट्रेस का उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका कोई पौधा है शुष्क क्षेत्रों में है तो वहाँ पे उसके बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हार्मोन्स का प्रयोग करके उसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हार्मोन्स का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, पौधे को बचा सकते हैं, ठीक है। यही क्रियाएं हैं जो हम क्या करते हैं, इसकी देखभाल के अंदर अपनाते हैं। सिंचाई करते हैं, फिर खरपतवार नियंत्रण करते हैं, खाद उर्वरक काट छांट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा रोग और कीटों का नियंत्रण करते हैं, हार्मोन्स है। इसके अलावा यदि आप और भी क्रियाएं लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, कर्षण क्रियाएं कर सकते हो आप। कौन सी क्रियाएं कर सकते हो, कर्षण क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं कर सकते हो, कर्षण क्रियाएं। इसमें क्या है कि आप जो बीच में क्षेत्रफल, बीच वाला जो भाग है उसमें अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हो, छोटी कम वानस्पतिक वृद्धि करने वाली फसलों का उपयोग कर सकते हो। दलहनी कुल की जो फसलें उनका उपयोग कर सकते हो,
ठीक है। इसी प्रकार आपकी जो कम वानस्पतिक वृद्धि करने वाली फसलें होती हैं उनका भी आप प्रयोग करके क्या कर सकते हो, इसमें शुरुआती अवस्था में आर्थिक लाभ कमा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसकी देखभाल कर सकते हो और देखभाल करके आप पौधे को अच्छा स्वस्थ बना सकते हो, अच्छी वृद्धि करवा सकते हो उसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसके अंदर सामान्य देखभाल करते हैं। और आपका जो अगला जो पार्ट है, अगला जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में आपका अध्ययन करेंगे। आपकी पढ़ाई को हम डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते, इसलिए हम आपके लिए लगातार वीडियो डाल रहे हैं और इस वीडियो को आप देखिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि आपके दोस्त भी इस चीज़ का लाभ उठा सके, ठीक है। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम आगे आपसे चर्चा करते हैं। थैंक यू।